नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत। क्या लोकतंत्र के बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे विभिन्न सिद्धांत हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए लोकतंत्र जो है अपने आप में एक विस्तृत अवधारणा है, एक बहुत बड़ा फैला हुआ क्षेत्र है। इसमें अध्ययन करने के लिए अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र है, व्यापक है बहुत लोकतंत्र। तो इसको लेके बहुत सारे विद्वानों में मतभेद भी होता रहता है। लोकतंत्र के बहुत सारे विद्वान हैं और इस लोकतंत्र को लेके बहुत सारे विद्वानों में मतभेद होता रहता है। किस कारण से मतभेद होता है कि लोकतंत्र में जो सत्ता है, जो शासन है, उसका वास्तविक उपभोग कौन करता है। क्या लोकतंत्र में जो सत्ता है, जो शासन है, उसका वास्तविक उपभोग कौन करता है, कौन सा वर्ग करता है। शासित वर्ग या फिर शासक वर्ग। लोकतंत्र में सत्ता का उपभोग कौन करता है, शासित वर्ग करता है या शासक वर्ग। शासक वर्ग क्या है, जो शासन करता है। शासित वर्ग क्या है, जिस पर शासन किया जाता है। इनडायरेक्टली समझे तो शासक वर्ग मतलब आप राजा समझ सकते हो। ये आपके समझने के लिए सीधी सी बात, ठीक है। या आप इसको सरकार समझ सकते हो, ठीक है। शासित वर्ग को आप प्रजा समझ सकते हो, ठीक है। तो लोकतंत्र में जो सत्ता है उसका उपभोग कौन करता है, प्रजा करती है मतलब शासित वर्ग करता है, या सरकार मतलब शासक वर्ग करता है। बहुत सारे प्रश्न उठे, बहुत सारे मतभेद हुए, बहुत सारे विद्वानों ने अपने मत भी रखे, अपने अपने क्या क्या मत थे वो मत भी प्रस्तुत किए। बाद में उन सबको मिला के इस पे बहुत सारी चर्चा हुई, ठीक है। इन सबको मिला के क्या प्रस्तुत किया गया, लोकतंत्र के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। क्या सिद्धांत, क्या प्रस्तुत किया, लोकतंत्र के सिद्धांत। लोकतंत्र के कौन कौन से सिद्धांत है भाई। तो पहला है लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत, ठीक है। दूसरा कौन सा है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तीसरा कौन सा है, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत। चौथा कौन सा है, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। पांचवा कौन सा है, लोकतंत्र का सामाजिक सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत है और आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में इन 500 सिद्धांतों के विषय में आज बात करने वाले हैं। तो पहला सिद्धांत है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। इसमें महत्वपूर्ण ये उदारवादी है, इसको आप ध्यान रखिए। बाकी परंपरागत नहीं लिखेंगे चलेगा। महत्वपूर्ण क्या है, उदारवादी, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी शब्द भी अपना अर्थ बता देते हैं, कभी कभी शब्द ही अपना अर्थ बता देते हैं, बखान कर देते हैं। आपको आवश्यकता है तो उन शब्दों को समझने की कि शब्द कहना क्या चाहते हैं। अगर आप उन शब्दों का अर्थ समझ जाते हो तो आप बहुत कुछ समझ जाते हो, ठीक है। तो पहला क्या है, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। महत्वपूर्ण क्या है, उदारवादी। हमें बता देते कि लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत ये है, ये है, ये है। ये नहीं बताते कि इस उदारवादी का मतलब क्या होता है ना। इस उदारवादी शब्द का मतलब क्या है। देखिए शब्द ही है उदारवादी, उदार। इसका मतलब समझिए, उदार क्या होता है। देखो एक तो ये उदार होता है कि हम किसी को पैसे दे दे तो उदार हो गया, उधार पैसे देते तो वो हो गया, ठीक है। एक है उदार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी के प्रति उदार होना, लिबरल होना। इसको लिबरल कहते हैं इंग्लिश में, लिबरल। किसी के प्रति लिबरल होना, उदार होना। एक तरह से सामान्य भाषा में या बहुत निचले लेवल पर जाके समझे तो आप दयालु बोल सकते, किसी के प्रति दयालु होना। दया करना नहीं हो सकता उसका मतलब, लेकिन ना किसी के प्रति दया का भाव रखना, ये इसका मतलब हो सकता है उदारवादी, ठीक है। ऐसा इसका मतलब कह सकते, ये नहीं होगा ऐसा नहीं, ठीक है। तो उदारवादी का आपको मतलब समझ में आया। अब देखिए उदारवादी सिद्धांत जो है वो सबसे पहले आया पश्चिमी देशों में। कहां आया,
उदारवादी सबसे पहले आया पश्चिमी देशों में। पश्चिमी देश कौन कौन से? जो आज के इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, इटली है, जर्मनी है, ये सब क्या पश्चिमी देश। तो उदारवादी जो सिद्धांत है वो आया पश्चिमी देशों से। ठीक है, कब आया भाई? ये आया आज से लगभग 3 शताब्दी पहले। ठीक है, 3 शताब्दी, आज अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 3 शताब्दी कितनी हो गई? 17वीं 18वीं शताब्दी में ये सिद्धांत आया। कौन सी सदी में आया? 17वीं 18वीं सदी में ये सिद्धांत आया। कौन सा सिद्धांत? उदारवादी सिद्धांत। चूंकि ये सिद्धांत पश्चिमी देशों से आया था। कहां से आया? पश्चिमी देशों से आया, इसीलिए इस उदारवादी सिद्धांत को पश्चिमी लोकतंत्र भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी लोकतंत्र भी कह देते हैं। अब देखो, ये सिद्धांत आया पश्चिमी लोकतंत्र या पश्चिमी देशों से, या उदारवादी जो सिद्धांत आया, ये आने के बाद बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, लोकप्रिय हो गया, इसीलिए इसको लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। लोकप्रिय सिद्धांत कहते हैं, लोकप्रिय लोकतंत्र भी इसको कह देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी ये जो सिद्धांत आया, इस सिद्धांत के बहुत सारे विचारक हो गए। मैं आपको महत्वपूर्ण जो विचारक थे उनके नाम बता देता हूं, जैसे कि रूसो हो गया। ठीक है, अब्राहम लिंकन हो गए। अब्राहम लिंकन को आप जानते होंगे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वही है अब्राहम लिंकन। हॉब्स, जॉन लॉक, बेंथम, ये बहुत सारे विचारक सामने आए और इन्होंने उदारवादी सिद्धांत के विचार का समर्थन किया। ठीक है, ये जो सभी विद्वान थे, ये इन सभी विद्वानों का क्या कहना था? इनका लगभग एक ही मत था। इन सभी विद्वानों का विचार क्या था कि ये सभी विद्वान चाहते थे कि व्यक्ति मतलब मैं भी व्यक्ति हूं, समाज का हर एक प्राणी व्यक्ति है। ठीक है, हर एक व्यक्ति, ठीक है ना, उस हर व्यक्ति का ही सुख, स्वतंत्रता और समानता, इन विचारकों ने, जो कि उदारवादी विचारक थे, इन विचारकों ने व्यक्ति की सुख, स्वतंत्रता, समानता, इनके पक्ष में खड़े होके इन्होंने ऐसी कामना की कि उदारवादी लोग जो है उसमें व्यक्ति को सुख, स्वतंत्रता, समानता मिलनी चाहिए। इसके पक्षधर थे कि हाँ, अगर आप एक राज्य में रहते हो तो वहां पे व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए, सभी व्यक्ति को समानता होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ऐसी इनका मत था। ठीक है, इसके बाद इस उदारवादी सिद्धांत की, जो ये उदारवादी सिद्धांत है, इसकी कई प्रकार की मान्यताएं हैं। मान्यताएं मतलब जिसको हम मानते हैं, आम भाषा में जिसको हम मानते हैं, है ना। सबकी अलग अलग मान्यताएं होती है। कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता, तो वो उनकी क्या है? मान्यता है। ठीक है, तो वैसे ही उदारवादी सिद्धांत की भी कुछ मान्यताएं हैं। वो कौन कौन सी मान्यताएं हम देखते हैं। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं या लक्षण, ठीक है, कि हाँ भाई ये उदारवादी लोकतंत्र कब होगा, इसकी क्या क्या मान्यताएं है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, तभी हम पता लगाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये उदारवादी लोकतंत्र चलता है। ठीक है, तो इसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं। सबसे पहली मान्यता इसकी ये है कि जो व्यक्ति है, हम और आप जो है, जो व्यक्ति है वो एक सोचने वाला प्राणी है। सभी व्यक्ति सोचते हैं ना। हाँ, व्यक्ति एक सोचने वाला प्राणी है, इसीलिए वह व्यक्ति अपना हित और अहित जानता है, अच्छे से समझता है। व्यक्ति क्या है? एक सोचने वाला प्राणी है, इसीलिए वो अपना क्या हित
और अहित जानता है। हर व्यक्ति को पता है कि उसका हित क्या है, उसका अहित क्या है। ठीक है, कोई व्यक्ति इतना पागल तो है नहीं कि उसको अपना हित और अहित पता ना हो, सब व्यक्तियों को पता होता है। इसीलिए तो जहां पे अपना हित होता है वहां पे वो आगे बढ़ता है, जहां पे उसका अहित होता है वहां पे वो आगे नहीं बढ़ता। हित और अहित हम सामान्य भाषा में समझे, नॉर्मल एकदम सिंपल भाषा में समझे तो हित का मतलब होता है फायदा, व्यक्ति का फायदा क्या है। अहित का मतलब होता है नुकसान, व्यक्ति का नुकसान कहाँ पे है। ठीक है, तो व्यक्ति एक सोचने वाला प्राणी है, समझने वाला प्राणी है। हर व्यक्ति अपना फायदा और नुकसान जानता है, पहली इसकी मान्यता है। ठीक है, दूसरी मान्यता क्या है, सभी व्यक्ति मूलतः समान है। सभी व्यक्ति मूलतः समान है। देखो मूलतः शब्द आ गया, ठीक है ना, सभी व्यक्ति मूलतः समान है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सब व्यक्ति समान कहां पे है भाई, कोई लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है, कोई ज्यादा एज का है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, समान तो हुए नहीं। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, कलर, रंग, भेद, किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति समान है, ये कहना चाहता है। तो ये इसकी क्या है, दूसरी मान्यता है। इसकी तीसरी मान्यता क्या है, शासन का गठन। शासन मतलब सत्ता या सरकार जो राज्य चलाए, शासन का गठन उदारवादी लोकतंत्र के आधार पर होना चाहिए। लोकतंत्र संविधान के आधार पर होना चाहिए। शासन का गठन उदारवादी लोकतंत्र संविधान के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उदारवादी संविधान की एक और ये मान्यता है कि जो शासन है, जो सत्ता है, जो राज्य को चलाएगी, जो राज्य पर नियंत्रण रखेगी, उसका जो गठन है एक तो उदारवादी होना चाहिए। पहली बात तो लोकतंत्र होना चाहिए, वहां पे उस राज्य में लोकतंत्र होना चाहिए, मतलब लोगों का शासन होना चाहिए। दूसरी बात है वो जो लोकतंत्र है वो उदारवादी लोकतंत्र हो। ठीक है, मतलब वो लोकतंत्र में मेन जो मुख्य शक्ति है वो लोगों के पास हो। ठीक है, और तीसरा है वहां पे संविधान होना चाहिए। संविधान कैसा हो, उदारवादी संविधान हो, मतलब कि वो संविधान लोगों के द्वारा बनाया गया हो और लोगों के पास उस संविधान की अधिकतर शक्तियां हो, यार मूल शक्ति लोगों के पास ही हो। ठीक है, और सीमित दायरे में ये संविधान होना चाहिए, इसके ज्यादा ये विस्तृत नहीं होना चाहिए, एक सीमित दायरे में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका तीसरी मान्यता थी उदारवादी सिद्धांत की। इसकी चौथी मान्यता क्या है, फोर्थ मान्यता क्या है इसकी, जो सरकार या शासन है उसकी अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। किसके पास होती है, अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। मतलब प्रभुसत्व किसके पास है, जनता के पास है। अंतिम शक्ति किसके पास है, लोगों के पास है, उस राज्य की जनता के पास है। जो सरकार है ये तो केवल एक न्यासी है। न्यासी मतलब एक ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट का नाम सुना है, बहुत सारे मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं या बहुत सारे अलग अलग ट्रस्ट होते हैं, जैसे कि आप रतन टाटा को ले लीजिए, उनके बहुत सारे ट्रस्ट हैं। ठीक है ना, ट्रस्ट के हॉस्पिटल होते हैं, ट्रस्ट के कॉलेज भी होते हैं। तो जो सरकार है, जो उस राज्य की सरकार है, उस सरकार की अंतिम शक्ति किसके पास होगी, जनता के पास। सरकार जो है वो केवल न्यासी के रूप में, मतलब ट्रस्ट के रूप में। हाँ भाई, सरकार उस राज्य पर नियंत्रण रख सकती है, चला सकती है, उस राज्य को कानून बना सकती है, लेकिन एक न्यासी के रूप में, ट्रस्ट के रूप में। सरकार उस राज्य पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकती। ठीक है ना, सरकार उस राज्य पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकती, केवल एक ट्रस्ट के रूप में काम करेगी सरकार उस राज्य में। ये इसकी चौथी मान्यता हो गई। पांचवी मान्यता क्या है इसकी, शासन के संचालन, मतलब संचालन का अर्थ चलाना, शासन चलाने के आधारभूत नियम होने चाहिए। मतलब कि पांचवा जो ये है, इसकी मान्यता है, ये क्या कहती है
कि शासन संचालन मतलब शासन को चलाने की, सरकार को चलाने के लिए कुछ आधारभूत नियम होनी चाहिए। वो नियम कौन कौन से होने चाहिए? तो पहला नियम तो ये है कि जो शासन का जो गठन है, जो शासन को बनाना है, जिसका गठन करना है, वो जनता के द्वारा होना चाहिए। शासन का गठन किसके द्वारा होना चाहिए? जनता के द्वारा होना चाहिए। मतलब कि उस शासन में जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुन के भेजेगी वो जाके आगे शासन चलाएंगे, सरकार चलाएंगे। पहला नियम तो ये है। इसके बाद दूसरा नियम क्या है कि शासन को बहुमत से आना चाहिए। बहुमत मतलब कि जिस भी दल को या जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत, सबसे ज्यादा वोट मिला हो, जिसके पास बहुमत हो, वही आके अपनी सरकार बनाए और शासन चलाए। ठीक है, किसी दल को जनता ने अगर बहुमत दिया है किसी दल को, तो वही आके अपनी सरकार बनाएगी और वही आके शासन को चलाएगी। ठीक है, तो दो पहली क्या है कि शासन का गठन जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि शासन को बहुमत मिलना चाहिए। सरकार जो है, जो जिसको बहुमत मिलेगा, जिस सरकार को, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, वही आके अपनी सरकार बना के शासन चलाएगा। तीसरा नियम क्या है? शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तीसरा नियम क्या है कि जो शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। मतलब कि जो सरकार है वो तो जनता ने ही बनाई है। ठीक है, जनता ने अपना कीमती वोट देकर सरकार बनाई है, मतलब वो सरकार किसकी है? जनता की है। तो सरकार जो बनी है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? जनता के प्रति। जनता जवाब मांगेगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जनता प्रश्न पूछेगी, जनता को, सरकार को प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो शासन है, जो सरकार है, किसी एक परिवार के या किसी राजा के, किसी के प्रति उत्तरदायी न होके जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चौथा नियम क्या है? जो शासन है वो व्यक्ति के हित में होना चाहिए। ठीक है ना? क्या? शासन को व्यक्ति के हित को देखना चाहिए। व्यक्ति हित मतलब कि किसी व्यक्ति का अहित न हो, तानाशाही न हो किसी के ऊपर, सबका समान अधिकार, समान स्वतंत्रता, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी व्यक्तियों के हित को ध्यान में रखकर ही सरकार चलानी चाहिए, कानून बनाने चाहिए। तो ये क्या है? 4 नियम है। इसके बाद हमने 5 मान्यता पढ़ ली। ठीक है, अभी छठी मान्यता कौन सी है? व्यक्ति को समान अधिकार और स्वतंत्रता समान अधिकार और स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए। व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान स्वतंत्रता मिले, किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश न हो, सबके लिए एकदम समान कानून हो। ठीक है, और जो इनकी स्वतंत्रता है, इनके अधिकार है, इनकी रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कोर्ट होनी चाहिए। जैसे कि अपने देश में, अपना देश जो भारत है, वहां पर सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले हुए हैं, सबको समान स्वतंत्रता मिली हुई है। तो सभी व्यक्तियों को अधिकार मिले हुए हैं। अगर किसी के साथ भी उनके मूलभूत अधिकार के साथ छेड़छाड़ होती है, उनके मूलभूत अधिकार का हनन होता है, तो वो व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाके वहां पे PIL दाखिल कर सकता है और अपना केस लड़ सकता है, क्योंकि वो उसका मूलभूत अधिकार है और उस मूलभूत अधिकार के साथ उसका हनन हुआ है। इसीलिए तो उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और उन समान अधिकार की, उन स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए, जो न्यायपालिका निष्पक्ष हो। ठीक है, इसके बाद सातवीं मान्यता क्या है इसकी? निश्चित अवधि के बाद
निश्चित अवधि के बाद चुनाव होने चाहिए। इसकी जो सातवीं मान्यता है ये क्या कहती है कि एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होने चाहिए, जहां पे लोग जाके अपना वोट डाले, अपना मतदान करे और एक नई सरकार बनाए। ठीक है, ऐसे जैसे हमारे भारत में होता है ना कि हर 5 साल में वोट होते हैं और लोग जाके अपना वोट डालते हैं और सरकार बनाते हैं, वैसे ही उदारवादी सिद्धांत की एक आधारभूत मान्यता यह है कि निश्चित अवधि के बाद चुनाव होना चाहिए। ठीक है, और वो चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और बहुमत के आधार पर सरकार बनानी चाहिए। इसके बाद आठवीं और सबसे अंतिम मान्यता इसकी क्या है? सरकार को जनमत का आधार सम्मान करना चाहिए या आदर करना चाहिए। ठीक है ना भाई, मान लो एक उदाहरण देता हूं आपको, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है, बहुत सारे राजनीतिक दल है। ठीक है, जिस दल को ज्यादा बहुमत मिला है वही अपनी सरकार बनाएगा। सबसे पहला जनमत तो ये हो गया। तो सरकार को जनमत का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जनमत मतलब क्या हो गया? लोगों का मत, लोग क्या चाहते हैं उसका आदर करना चाहिए। ठीक है ना, लोग अगर आप सरकार के खिलाफ हड़ताल पर उतर रहे हैं या फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उनके विरोध का क्या कारण है वो उनसे पता लगा कि उसका निवारण करना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? जनमत का सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो ये तो हमने पढ़ ली उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं। इसके बाद हम कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ते हैं लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। ठीक है, अगला सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत और उसके दृष्टिकोण। ठीक है, मैं आगे नहीं लिखता, इतने लिखता हूं। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी, इस शब्द को आप ध्यान से लिखिए, बहुलवादी। इस पर एक शब्द है बहु या बहुल। ठीक है, इस शब्द का आप मतलब समझिए। देखो, एक तो बहु होती है जो हमारे घरों में होती है, बहु। ठीक है ना, इसके बाद एक हिंदी का शब्द होता है एक वचन से बहुवचन में करना। व्याकरण होता है हिंदी का, एक वचन से बहुवचन में कीजिए। जैसे कि लड़की है तो लड़कियां, लड़के है तो लड़का है तो लड़की। तो ये क्या है? एक हिंदी की एक व्याकरण है कि एक वचन से बहुवचन में कीजिए। एक तो वो बहु और एक ये बहु है। इस बहु में क्या है कि एक चीज एक से ना होके अधिक लोगों तक फैली हो, कोई भी चीज एक से अधिक लोगों तक फैली हो या व्यापक हो, वो बहुल। ठीक है, तो इस बहु का मतलब समझे? तो हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तो ये लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या है भाई साहब? ठीक है, देखते हैं। देखो, जो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत की जो विचारधारा है, जो इसका आधार है, वो क्या है? बहुलवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा है? बहुलवादी विचारधारा। बहुलवादी विचारधारा ये इसकी क्या है? आधार है। बहुलवादी सिद्धांत की आधार क्या है? बहुलवादी विचारधारा। ये बहुलवादी विचारधारा क्या है? जो ये बहुलवादी विचारधारा है ये संघात्मक रूप में विश्वास रखती है। किसमें? संघात्मक रूप में, संघात्मक स्वरूप में विश्वास रखती है। मतलब कि कोई राज्य है तो वो कैसा हो? संघ के रूप में हो, संघात्मक हो। ठीक है, लोकतंत्र तो कैसे? संघात्मक लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक है, संघ की तरह एकदम कि सभी लोग उसमें मिले हुए हो और सभी लोगों को उसमें समर्थन हो, वो कैसे? संघात्मक हुआ। ठीक है, जैसे कि भारत में संघ व्यवस्था ही चलती है। एक देश है, अपना भारत देश है, उसमें बहुत सारे राज्य है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बहुत सारे राज्य है। तो भारत में देखते संघ राज्य व्यवस्था चलती है। ठीक है, तो बहुलवादी जो सिद्धांत है ये इसका आधार क्या है? बहुलवादी विचारधारा इसका आधार है।
और संघात्मक स्वरूप। और बहुलवादी विचारधारा क्या कहती है कि संघात्मक स्वरूप राज्य का होना चाहिए, लोकतंत्र का संघात्मक स्वरूप होना चाहिए। जो ये लोकतंत्र की बहुलवादी विचारधारा है, इसका समर्थन, इसका विकास बहुत सारे विचारक हुए, जैसे कि लास्की, डिग्री, बार्कर, फॉलेड जैसे बहुत सारे विचारकों ने इस विचारधारा का विकास किया, इसका समर्थन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक विचारक हुए, एक राजनीतिक विचारक हुए, जिनका नाम था रॉबर्ट डलहन। रॉबर्ट डलहन एक राजनीतिक विचारक थे, एक समाजवादी विचारक थे, एक फिलोसोफर भी थे। इनका जन्म 1915 में हुआ था अमेरिका में, ठीक है, यूएस में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने बीए की डिग्री भी हासिल की थी। ये जो रॉबर्ट डलहन थे, इन्होंने बहुलवादी लोकतंत्र को, जो बहुलवादी लोकतंत्र है, इसको इन्होंने बहुल तंत्रवाद, क्या बहुल तंत्रवाद कहना पसंद किया। किसने? रॉबर्ट डलहन ने। इसके बाद एक और विचारक आए, उनका नाम था रॉबर्ट ट्विस्टन। रॉबर्ट ट्विस्टन ने क्या कहा कि बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसमें निजी समूह, कौन सा समूह? निजी समूह और हित समूह, निजी समूह और हित समूह की भागीदारी होनी चाहिए। रॉबर्ट ट्विस्टन ने क्या कहा कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें निजी समूह और हित समूह की भागीदारी होनी चाहिए। निजी समूह मतलब प्राइवेट सेक्टर, कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी होगी या कोई भी प्राइवेट समूह हो गया। और हित समूह मतलब जो एनजीओ होते हैं उनकी भी भागीदारी सरकार में होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि एक अभी चल रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, ट्रिपल पी, मतलब कि सरकार और पब्लिक, मतलब कि जनता या प्राइवेट कंपनी वो मिल के काम करती है। जैसे कि अभी मेट्रो को देख लो, बहुत सारी मेट्रो जो है वो आधी सरकार के अंडर आती है, आधी किसी प्राइवेट कंपनी के अंडर में, जैसे रिलायंस हो गई उसके। तो ठीक है, तो रॉबर्ट ट्विस्टन का यही कहना है कि बहुलवादी लोकतंत्र में निजी समूह और हित समूह की भागीदारी होनी चाहिए। अभी हम इसके बाद पढ़ते हैं लोकतंत्र का विशिष्ट वर्ग सिद्धांत। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय, विशिष्ट वर्गीय को हम अभिजन वर्गीय भी बोलते हैं। विशिष्ट वर्गीय या अभिजन सिद्धांत और उसके दृष्टिकोण, ठीक है। विशिष्ट वर्ग मतलब कोई विशिष्ट वर्ग है, कोई अभिजन वर्ग है, उसका लोकतंत्र, उसके सिद्धांत, ठीक है। जो ये लोकतंत्र का जो ये सिद्धांत है, इसकी संपूर्ण विचारधारा अभिजन वर्ग पर केंद्रित है। इसकी संपूर्ण विचारधारा किस पे केंद्रित है? अभिजन वर्ग पे। ये अभिजन वर्ग क्या है, इसको समझना है। देखो अभिजन वर्ग क्या हो सकता है, जैसे कि एक तो ये हो सकता है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी फेम, मतलब बहुत सारा उसको लोग जानते हैं, समाज में अच्छा उसका प्रभाव है, अच्छा उसका दबदबा है, ऐसे लोगों का एक वर्ग है, ऐसे लोग या ऐसे लोगों का वर्ग है, एक समूह, वो एक हो सकता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, फेम है, उसका प्रभाव है समाज में, वो। और एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है अभिजन वर्ग में जिसके पास न तो पैसा है, न उसके पास कोई किसी प्रकार कुछ राजनीतिक शक्ति है, सामाजिक शक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो समाज में एक अच्छा, उसके पास एक प्रभाव छोड़ता है, वो समाज में उसका एक अच्छा प्रभाव है, लोग उसकी बातों को मानते हैं, वो एक व्यक्ति हो सकता है अभिजन वर्ग में।
तो आप इन अभिजन वर्ग का मतलब समझ गए। सिंपल भाषा में समझे तो वो व्यक्ति जिसका समाज में एक अच्छा प्रभाव है, या वो वर्ग जिसका समाज में एक अच्छा प्रभाव है, वो अभिजन वर्ग हो सकता है या होता है। ठीक है, इस अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले, इसका विकास करने वाले बहुत से विचारक हुए, जैसे कि रॉबर्ट मिशेल्स, मॉस्का और बहुत सारे और विचारक हुए जिन्होंने इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसका विकास किया, उसका समर्थन किया। जो ये रॉबर्ट मिशेल्स थे, इन रॉबर्ट मिशेल्स ने एक अपनी बुक प्रकाशित की जिसका नाम था द पॉलिटिकल पार्टीज। रॉबर्ट मिशेल्स ने एक बुक प्रकाशित की, एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द पॉलिटिकल पार्टीज। उस बुक में इन्होंने अपने बहुत सारे विचार रखे कि अभिजन वर्ग के संबंध में बहुत सारे विचार उन्होंने प्रस्तुत किए इस बुक में। इसके बाद मॉस्का ने भी एक, जो मास्का थे उन्होंने भी एक बुक प्रकाशित की जिसका नाम था द रूलिंग पार्टीज। द रूलिंग पार्टी, इन्होंने भी अपनी इसमें बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इसके बाद हम पढ़ते हैं लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और उसके दृष्टिकोण। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और उसके दृष्टिकोण। देखो, जहां पे आपको मार्क्स दिखे, मार्क्सवादी या मार्क्स दिखे या कार्ल मार्क्स दिखे, तो उससे समझ जाइए कि यहां पे बात हो रही है कार्ल मार्क्स की और कार्ल मार्क्स से संबंधित उनके विचारों की। कार्ल मार्क्स की और उनके संबंधित विचारों की, जो कार्ल मार्क्स के विचार थे उनकी बात यहाँ पे हो रही है। कार्ल मार्क्स, अभी यहाँ पे सवाल एक उठता है कि कार्ल मार्क्स कौन थे। वैसे आप में से बहुत से लोग तो उनको पहचानते ही होंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था और इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, ये एक राजनीतिक विचारक थे, समाजवादी थे, एक बिजनेसमैन भी थे, फिलोसोफर भी थे। कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स को आपने जान लिया। तो कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उन्हीं विचारों को मार्क्सवादी विचार कहते हैं या मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं, जो कार्ल मार्क्स ने दिया। अब ये मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? तो जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, जो मार्क्सवादी लोकतंत्र है, इन्होंने एक ऐसा एक विशेष प्रकार का लोकतंत्र दिया जो आर्थिक लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक लोकतंत्र। किंतु मार्क्सवादी लोग जो है, जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, वो इसको आर्थिक लोकतंत्र न कह के कहते हैं जनता का लोकतंत्र या जनाधार लोकतंत्र या लोगों का लोकतंत्र या पीपल्स डेमोक्रेसी कहते हैं। कहते हैं इसे जनवादी लोकतंत्र। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पीपल्स डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार एक ऐसा विचार आया, एक ऐसा विशेष प्रकार का विचार आया जिसको आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जो मार्क्सवादी लोग हैं, जो कार्ल मार्क्स के विचार वाले लोग हैं, वो इसको जनवादी या पीपल्स डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, अभी ये जनवादी लोकतंत्र क्या है? तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने, सीधी सी बात, जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, इन्होंने समाज को दो वर्गों में बांटा। एक तो पूंजीवादी लोग, एक तो पूंजीवादी वर्ग, और दूसरा था सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग। कार्ल मार्क्स ने लोकतंत्र, जो समाज है, उसको दो भागों में बांटा। एक तो पूंजीवादी वर्ग बांटा, एक सर्वहारा वर्ग में बांटा। पूंजीवादी वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है और समाज में जो उत्पादन के साधन है, जिनसे उत्पादन होता है, जिनसे समाज चलता है, लोगों के जो जीविका चलती है,
उन पर पूंजीवादी लोगों का आधिपत्य है या उन पर इनका चलती है, चलती क्या है, इनका एक मालिकाना हक है, ऐसा कह सकते हैं। पूंजीवादी लोग पूंजी से, पैसे वाले लोग, और सर्वहारा मतलब मिडिल क्लास हो गए, गरीब लोग हो गए, वो लोग जो इनके अधीन काम करते हैं। ठीक है, तो मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स है, इनका मानना यह था कि जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, पूंजीवादी जो समाज है, उस पूंजीवादी समाज में जो शासन है वो कौन चलाता है, पूंजीवादी लोग चलाते हैं। जो सत्ता है वो कौन चलाता है, पूंजीवादी वर्ग चलाता है। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज में एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित हो जहां पे पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग दोनों इक्वल हो जाए, समान हो जाए, ताकि दोनों का सत्ता में भागीदारी कैसी हो, बराबर की हो। इसीलिए मार्क्सवादी मतलब कार्ल मार्क्स ने जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इस जनवादी लोकतंत्र के जो समर्थक, एक तो कार्ल मार्क्स खुद हो गए, दूसरे हैं फ्रेडरिक एंजेल्स। फ्रेडरिक एंजेल्स, इनका जन्म भी हुआ था 1820 में हुआ था, और ये जर्मनी की नहीं, स्पेन के रहने वाले थे। ठीक है, यहां तक समझा आपको। अभी हम समझते हैं इसके आगे लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट थियोरी या सोशलिस्ट कंसेप्ट, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत और उसके दृष्टिकोण। ये लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत क्या है? देखो, जो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत जो है, ये जो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत, जो कि आप पढ़ चुके हैं, उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, इन दोनों के समन्वय से बना है, इन दोनों के तालमेल से, इन दोनों के मेल से कौन सा बना सिद्धांत बना है? ये समाजवादी सिद्धांत बना है। ठीक है, अभी देखो, जो उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है कि लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए? राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, नीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और ये मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है कि लोगों में आर्थिक समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए लोगों में। तो जो ये समाजवादी सिद्धांत है, जो ये समाजवादी सिद्धांत जो है, ये आर्थिक स्वतंत्रता और जो ये समाजवादी सिद्धांत जो है, ये राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता के विचार को साथ में लेके चलता है। समाजवादी लोग क्या कहते हैं कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता भी चाहिए और आर्थिक समानता भी चाहिए। समाजवादी का जो महत्वपूर्ण विचारधारा है, जो मूल विचारधारा है, वो इस बात पर बल देती है कि जो समाजवादी लोग जो है, उनको राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिले और राजनीतिक समानता भी मिले। मतलब दोनों बातों पर बल देती है, राजनीतिक स्वतंत्रता पर भी बल देती है और आर्थिक समानता पर भी बल देती है। ये समाजवादी जो सिद्धांत है, ये समाजवादी सिद्धांत मूल रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद, कौन सा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा पर बल देता है। समाजवादी सिद्धांत जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत पर बल देता है। इसके अलावा ये सिद्धांत क्या कहता है? क्रांति और हिंसा के बिना, क्रांति और हिंसा को छोड़कर विकासवाद और संविधानवाद को अपनाने पर यह बल देता है। मतलब कि ये समाजवादी लोकतंत्र जो है, ये कहता है कि हमें समाज में, हमें राज्य में किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं करनी है, हमें हिंसा नहीं करनी है। अगर हमें बदलाव करना है या हमें राज्य को आगे बढ़ाने कुछ करना है, तो हमें विकासवाद की नीति और संविधानवाद की नीति को
अपनाना पड़ेगा। इस समाजवादी सिद्धांत की सहायता से लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता भी संभव हो सकती है और लोगों में आर्थिक समानता भी आ सकती है। इसीलिए समाजवादी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत एक समाजवादी देश है। अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें समाजवाद शब्द का आपको जिक्र मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला देखेंगे। तो अगर आप यहां तक वीडियो देखा है, अगर आपने यहां तक पूरा वीडियो देख लिया है तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।